So today I'll be explaining you all Fundamentals of Human Geography Class 12th Notebook of Geography's first chapter, Human Geography, Nature and Scope. You have already studied geography as a discipline in chapter 1 of the book Fundamentals of Physical Geography NCERT 2006. आपने पहले से पढ़ रखा है geography as a discipline. चैप्टर 1 में जो बुक थी हमारी क्लास 11th में फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल जोग्राफ़ी। क्लास 11th में हमने पढ़ा था फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल जोग्राफ़ी और क्लास 12th में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफ़ी। तो हमने पहले से ही जोग्राफ़ी एज अ डिसिप्लिन टॉपिक को पढ़ लिया है। क्लास 11th की चैप्टर 1 में बुक का नाम था फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल जोग्राफ़ी। डू यू रिकॉल द कंटेंट्स? क्या आपको कंटेंट्स याद हैं कि आपने क्या पढ़ा था इस टॉपिक के अंदर? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। दिस चैप्टर हैज़ ब्रॉडली कवर्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड यू टू द नेचर ऑफ जोग्राफ़ी। ये जो चैप्टर है ह्यूमन जोग्राफ़ी का, नेचर एंड स्कोप, ये चैप्टर मेनली कवर करता है क्या? जोग्राफ़ी के नेचर को। और ये मेनली जोग्राफ़ी के नेचर को कवर करेगा और हमें बताएगा ये क्या है। यू आर ऑल्सो एक्वेंटेड विद द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस दैट स्प्राउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ जोग्राफ़ी। और आपको इससे भी पहचान कराया जाएगा कि जोग्राफ़ी से एक बॉडी, अगर आप उसे मान लीजिए कि जोग्राफ़ी एक बॉडी है, तो उसके ब्रांचेस, उससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट ब्रांचेस निकलते हैं। जोग्राफ़ी एक रूट है जिससे और भी चीज़ें निकलती हैं। इफ़ यू रीड द चैप्टर यू विल बी एबल टू रिकॉल द लिंक ऑफ ह्यूमन जोग्राफ़ी विद द मदर डिसिप्लिन दैट इज़ जोग्राफ़ी। अगर आप चैप्टर को दोबारा से पढ़ेंगे तो आप वो जो आपने पढ़ा है आप वो लिंक को दोबारा से रिकॉल कर पाएंगे। ह्यूमन जोग्राफ़ी का मदर डिसिप्लिन, मतलब मदर डिसिप्लिन वर्ड यूज़ किया है जोग्राफ़ी के लिए, तो इन दोनों के बीच के लिंक को आप जान पाएंगे। As you know, geography as a field of study is integrative, empirical and practical. जैसा कि हम लोग जानते हैं जोग्राफ़ी एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि इंटीग्रेटिव है। इंटीग्रेटिव मीन्स हर चीज़ को साथ लेके चलने वाली। एम्पेरिकल मतलब जो ऐसे फैक्ट नहीं ऐसे दे दिया गया। एम्पेरिकल है मतलब कि वो ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। एंड प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल है मीन्स हर चीज़ इसमें बिना किसी रीज़न के, बिना किसी एक प्रैक्टिकलिटी के, मतलब सारी चीज़ें प्रैग्मेटिक हैं, कोई चीज़ें ऐसे थ्योरेटिकल नहीं हैं। दस द रीच ऑफ जोग्राफी इज़ एक्सटेंसिव एंड ईच एंड एवरी इवेंट और फिनोमिनन विच वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम कैन बी स्टडीड जोग्राफिकली। इसलिए जो जोग्राफ़ी का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें सारे वो इवेंट को हम स्टडी कर सकते हैं जोग्राफिकली जो वेरी करते हैं स्पेस और टाइम के उसमें। हाउ डू यू सी द अर्थ सरफेस? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप अर्थ के सरफेस को कैसे देखते हैं। डू यू रियलाइज दैट द अर्थ कंप्राइजेज टू मेजर कंपोनेंट्स, नेचर, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप ये एहसास करते हैं कि जो अर्थ है इसमें दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक नेचर और एक लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। नेचर मतलब कि हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट जिसको हमने डीप में पढ़ा था क्लास 11th में, और लाइफ फॉर्म्स मतलब कि ह्यूमन बींग्स को इंक्लूडिंग। ह्यूमन बींग्स भी एक तरह का लाइफ फॉर्म ही है जिसे हम क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये दोनों मेजर कंपोनेंट है। क्या आप ये बात जानते हैं? मेक अ लिस्ट ऑफ फिज़िकल एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ योर सराउंडिंग्स। आपको क्या करना है, आप एक लिस्ट बनाइएगा फिज़िकल कंपोनेंट्स के और ह्यूमन कंपोनेंट्स के अपने सराउंडिंग में। फिज़िकल जोग्राफी स्टडीज़ फिज़िकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन जोग्राफी स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिज़िकल और नेचुरल एंड द ह्यूमन वर्ड्स, the spatial distributions of human phenomena and how they come about, the social and economic differences between different parts of the world. अब यहाँ पे दिया है कि जो फिज़िकल जोग्राफ़ी है उसमें हम क्या पढ़ते हैं। फ़िज़िकल जोग्राफ़ी क्या किस बारे में है? फ़िज़िकल जोग्राफ़ी जो है वो फ़िज़िकल एनवायरनमेंट को पढ़ती है और वो ह्यूमन जोग्राफ़ी को, फ़िज़िकल जोग्राफ़ी जो है वो फ़िज़िकल एनवायरनमेंट को पढ़ती है और जो ह्यूमन जोग्राफ़ी है वो रिलेशनशिप को पढ़ती है। फ़िज़िकल जोग्राफ़ी केवल फ़िज़िकल फीचर्स को पढ़ती है जैसे कि सॉइल, क्लाइमेट वगैरह, ये सारी चीज़ें वो देखती है। और जो हमारी ह्यूमन जोग्राफ़ी है वो रिलेशनशिप को पढ़ती है, वो देखती है कैसे ये दोनों फैक्टर्स, फिज़िकल या नेचुरल और ह्यूमन वर्ड, ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, ये दोनों कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ये रिलेशनशिप को पढ़ती है। ये पढ़ती है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस को ह्यूमन फिनोमेना के, और ये भी देखती है ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे आते हैं। ये सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस को, जो अलग अलग
वर्ड के पार्ट्स में हैं, जैसे पूरी चीज़ें इक्वल तो है नहीं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा है, कहीं पे कोई चीज़ कम है, तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को डिफरेंसेस को ये पढ़ती है. यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द कोर कंसर्न ऑफ जोग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज़ टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज होम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड टू स्टडी ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव सस्टेन्ड दैम. अब आपको ये चीज़ पहले से ही पता है, ये फैक्ट, कि जो जोग्राफ़ी का कोर कंसर्न है, जोग्राफ़ी का जो कोर कंसर्न है, मतलब कि मेन जो मोटिव है वो ये है कि उसे अर्थ को पढ़ना है इस तरीके से कि वो ह्यूमन बींग्स का घर है. जोग्राफ़ी का कोर कंसर्न है उसे एक ऐसे डिसिप्लिन के फॉर्म में पढ़ना, ये समझते हुए कि जो अर्थ है वो ह्यूमन बींग्स का घर है, और उसे वो सारे एलिमेंट्स को पढ़ना है जिन एलिमेंट्स की वजह से ह्यूमन लाइफ सस्टेन हो रही है. दस एम्फेसिस इज़ ऑन अ स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बींग्स. इसलिए जोग्राफ़ी में जो मेन एम्फेसिस होता है, हम मेजरली यही पढ़ते हैं, नेचर को और ह्यूमन बींग्स को, और इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन रिलेशनशिप्स को, और क्या फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं. यही सारी चीज़ें केवल मेन चीज़ें हैं, कोर कंसर्न है जोग्राफ़ी की. इसी चीज़ को फिर एलेबोरेट वे में हम क्लास बाई क्लास पढ़ते जाते हैं. You will realize that geography got subjected to dualism, and the wide-ranging debates started whether geography as a discipline should be a law-making or theorizing, nomothetic or descriptive ideographic. अब इसलिए जो, और आप ये रियलाइज़ करेंगे, आगे देखते जाएंगे कि जो जोग्राफ़ी है ये ड्यूअलिज़म का शिकार हो गई है. ड्यूअलिज़म क्या होता है? ड्यूअलिज़म मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को दो अलग तरीके से एक्सप्लेन करना. कोई एक कॉन्सेप्ट है, उसके दो अलग डेफिनेशंस निकलना है, ये ड्यूअलिज़म होता है. तो आप देखेंगे कि जोग्राफ़ी जो है ये सब्जेक्टेड हो गई ड्यूअलिज़म को, और इसमें वाइड रेंजिंग डिबेट्स, अलग अलग तरह के डिबेट्स स्टार्ट हो गए हैं कि जोग्राफ़ी क्या एक डिसिप्लिन है जो कि लॉ मेकिंग या थ्योराइजिंग होनी चाहिए, जिसे हम नोमोथेटिक कहते हैं, या फिर डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए जो कि आइडियोग्राफिक है. लॉ मेकिंग थ्योराइजिंग में क्या होता है, जैसे एक्जियम होता है मैथ में, वैसे ही मतलब बस एक फैक्ट जैसा दिया है. लेकिन डिस्क्रिप्टिव आइडियोग्राफिक में वैलिड रीज़न, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होता है. वेदर इट सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्रोच ऑफ द स्टडी शुड बी रीजनल और सिस्टमेटिक. तो अब ये क्वेश्चन भी उठता है कि जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो क्या ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और इसका जो अप्रोच है वो रीजनल होना चाहिए या सिस्टमेटिक होना चाहिए. अब ये दोनों अप्रोच को भी हम समझ लेते हैं. रीजनल क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है. रीजनल अप्रोच वो होती है कि जैसे हम एक रीजन पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम केरला पे फोकस कर रहे हैं तो केरला का वाइल्ड लाइफ क्या है, क्लाइमेट क्या है, सॉइल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें. सिस्टमेटिक अप्रोच में जैसे हम क्या करते हैं, एक टॉपिक उठाते हैं कि पॉपुलेशन, तो अगर हम पॉपुलेशन देख लिए तो हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे. Whether geographical phenomena be interpreted theoretically or through historic institutional approach. ये क्वेश्चन उठता है कि जोग्राफिकल फिनोमेना को हमें थियोरेटिकली पढ़ना चाहिए या फिर हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से पढ़ना चाहिए. These have been issues for intellectual exercise, but finally you will appreciate that the dichotomy between physical and human is not a very valid one, because nature and human are inseparable elements and should be seen holistically. अब ये जो सारे इश्यूज़ हैं ये इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज के लिए हैं, लेकिन फाइनली जब आप पूरा सब देख लेंगे तो उसके बाद आप अप्रिशिएट करेंगे कि ये जो डाइकोटमी डिफरेंसेस हैं फ़िज़िकल और ह्यूमन वर्ल्ड में, ये बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है, कि फ़िज़िकल और ह्यूमन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं उठ पाते हैं. इसलिए क्योंकि जो नेचर और ह्यूमन है ये इनसेपरेबल एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं. नेचर किसी न किसी तरीके से ह्यूमन पे डिपेंड है, और ह्यूमन कहीं ना कहीं से नेचर, ये दोनों अगर आप चाहें दोनों को सेपरेट कर दें तो ये वर्ड सस्टेन नहीं करेगी. ये दोनों इनसेपरेबल एलिमेंट्स हैं, और इसलिए हमें इन दोनों जो कंपोनेंट्स हैं अर्थ के, इन्हें हम होलिस्टिकली हमें देखना है, एक कंप्लीट अप्रोच से देखना है, हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिज़िकल एंड ह्यूमन phenomena are described in metaphors using symbols from the human anatomy. पहले हम मेटाफर समझेंगे, जो कि सब जानते होंगे. फिगर ऑफ स्पीच में हमने मेटाफर पढ़ा है. मेटाफर क्या होता है कि किसी भी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से एक डायरेक्ट कंपैरिजन कर देना, सीधा बोल देना कि ये चीज़ ये है. जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ को, अगर हम कह रहे हैं ये एक स्टार है, वो स्टार नहीं, अगर हम कह रहे हैं ये एक स्टार है, तो वो एक ही डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया कि स्टार हमने कह दिया उसे. लाइक अ स्टार एज अ स्टार होता है तो वहाँ पे सिमिली हो जाता है. तो मेटाफर मीन्स डायरेक्ट कंपैरिजन. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिज़िकल एंड ह्यूमन
फिनोमेना डिस्क्राइब्ड इन मेटाफर्स। अब हम देखेंगे कि अक्सर ऐसा देखा जाता है, अभी आगे एग्जांपल भी दिए हैं कि फ़िज़िकल और ह्यूमन दोनों ही फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए अक्सर मेटाफर्स को यूज़ किया जाता है, और जो सिंबल्स होते हैं वो ह्यूमन एनाटॉमी से लेते हैं। जैसे मैंने स्टार का यूज़ किया तो वो जैसे नेक ले लेंगे या प्रोफाइल ले लेंगे, तो ये सारे जो है ये ह्यूमन एनाटॉमी से सिंबल्स को लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं। वी ऑफन टॉक ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी से कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, फेस। वी ऑफन टॉक ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अर्थ का फेस, तो फेस तो ह्यूमन का होता है, तो ह्यूमन कंपोनेंट है यहाँ पे फेस, और अर्थ है हमारा नेचुरल कंपोनेंट। तो फेस ऑफ द अर्थ हम अक्सर फ्रेज देखते हैं। आई ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म का आई कहते हैं, तो आई, ये दोनों एक मतलब ह्यूमन फैक्टर और नेचर फैक्टर को कंबाइन कर दिया, तो ये इनसेपरेबल है, ये प्रूव करता है। माउथ ऑफ द रिवर, रिवर का माउथ होता है। स्नाउट, स्नाउट मीन्स नोज, नोज ऑफ द ग्लेशियर। नेक ऑफ द इस्थमस एंड प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। ये चीज़ें अगर याद कर लें तो ठीक रहेगा कि इस्थमस का क्या होता है, ये ऑप्शंस में एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। नेक होता है या स्नाउट होता है या प्रोफाइल होता है, तो अगर इस्थमस का पूछे तो नेक होता है। सिमिलरली रीजन्स, विलेजेस, टाउन्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनिजम्स। इसी तरीके से रीजन्स, गाँव, कस्बे, इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनिजम्स की तरह से दिखाया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। जर्मन जोग्राफर्स डिस्क्राइब द स्टेट और कंट्री एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये ध्यान देना कि कहाँ के जोग्राफर्स, जर्मन के जोग्राफर्स जो हैं वो स्टेट को या कंट्री को लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह डिस्क्राइब करते हैं। नेटवर्क्स ऑफ रोड, रोड के जो नेटवर्क्स बन जाते हैं जब रोड काफ़ी डेंस हो जाती है। रेलवेज़ एंड वाटरवेज़, जब रोड, रेलवेज़ या वाटरवेज़ के नेटवर्क बन जाते हैं तो हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज आर्टरीज़ ऑफ सर्कुलेशन, तो इन्हें हम आर्टरीज़ ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं। अब आर्टरीज़ तो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है, ये ह्यूमन एनाटॉमी का सिंबल है, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं नेचर के लिए। कैन यू कलेक्ट सच टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस फ्रॉम योर ओन लैंग्वेज। अब क्या आप ऐसे कुछ टर्म्स या एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं, अपने कलेक्ट कर सकते हैं अपने लैंग्वेज से, ये क्वेश्चन है। द बेसिक क्वेश्चन नाउ अराइजेज, कैन वी सेपरेट नेचर एंड ह्यूमन व्हेन दे आर सो इंट्रिकेटली इंटरविंड। तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन उठता है, और इस बेसिक क्वेश्चन हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेगा कि क्या हम नेचर और ह्यूमन को अलग कर सकते हैं, जब हम देख रहे हैं कि वो कितने क्लोजली इंटरवीन हैं, वो कितने क्लोजली इंटरकनेक्ट हैं कि हम चाह के भी उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। नेचर ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, ये सारे जो बॉक्सेस हैं इनको एक अलग वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, so you don't have to worry about it. Nature of human geography. Human geography studies the interrelationship between the physical environment and socio-cultural environment created by human beings through mutual interaction with each other. अब यहाँ पे ह्यूमन जोग्राफी का नेचर दिया है। ह्यूमन जोग्राफी का नेचर क्या होता है, ह्यूमन जोग्राफी जो है वो इंटर रिलेशनशिप को पढ़ती है फिज़िकल एनवायरनमेंट और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के बीच में। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ये ह्यूमन बीइंग क्रिएट करते हैं। कैसे, एक दूसरे से जब म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हैं नेचर के साथ, तब जाके वो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। और ह्यूमन जोग्राफी इसी सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट और फिज़िकल एनवायरनमेंट के इंटर रिलेशनशिप को पढ़ती है। यू have already studied the elements of physical environment in class 11th in the book entitled Fundamentals of Physical Geography NCERT 2006. Now you all can easily observe here that it is very important for you all that when you have completed one book, it doesn't mean that you have completed with the syllabus. It means that you should be sure of each and every content of the chapter. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने फिर से दिया है कि आपने जो क्लास 11th की बुक थी फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल जोग्राफी NCERT 2006 में जो मतलब पब्लिश हुई थी, तो उसको आपने, उसमें आपने पहले से ही पढ़ लिया है एलिमेंट्स ऑफ फिज़िकल एनवायरनमेंट को अच्छे से। तो अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर को, जो ऐसे था जोग्राफी एज अ मदर डिसिप्लिन करके पहला ही चैप्टर था, उसको फिज़िकल एनवायरनमेंट के फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल एनवायरनमेंट वाली बुक का पहला चैप्टर आप एक एक्सप्लेनेशन से, या अगर आपके पास बुक हो तो उसे पढ़ लीजिए, तो ये चैप्टर समझने में थोड़ा सा और क्लियरेंस मिल जाएगा।
You know that these elements are landforms, soils, climate, water, natural vegetation and diverse flora and fauna. अब अगर आपने अच्छे से नहीं ज़्यादा पढ़ा है तो आप सोचेंगे कि क्या कंपोनेंट्स, क्या एलिमेंट्स होते हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट के। तो फिज़िकल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं, जैसे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। लैंडफॉर्म्स मतलब माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन एरिया है या कोस्ट है, क्या है। सॉइल्स, क्लाइमेट, सॉइल्स मिट्टी, क्लाइमेट मतलब कैसा क्लाइमेट है। वेदर जो कि ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए नोटिस किया जाता है वही क्लाइमेट होता है। वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और डाइवर्स मतलब बहुत वेरीड वैरायटी में फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स फ्लावर variety, fauna means animal variety. Can you make a list of elements which human beings have created through their activities on the stage provided by the physical environment? अब आपसे पूछ रहा है कि क्या आप एक लिस्ट बना सकते हैं उन एलिमेंट्स की जिन्हें ह्यूमन बींग्स ने यूज़ किया है अपनी एक्टिविटीज़ के दौरान स्टेज पे, जो कि फ़िज़िकल एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड करता है। हाउसेस, विलेजेस, सिटीज़, रोड रेल नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज़, farms, ports, items of our daily use and all other elements of material culture have been created by human beings using the resources provided by the physical environment. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि घर, गांव, शहर, ये रोड और रेल का नेटवर्क, इंडस्ट्रीज़, फार्म्स, पोर्ट क्या होता है, जो सी पोर्ट्स, आइटम्स हमारे डेली यूज़ के आइटम्स और भी कई एलिमेंट्स मटेरियल कल्चर के और भी कई एलिमेंट्स हैं जिन्हें कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया है और उन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करके जो कि फ़िज़िकल एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। हम जो भी चीज़ बनाते हैं, ह्यूमंस जो भी चीज़ बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उन्हीं रिसोर्सेज से जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है। हम रिसोर्स तो जनरेट कर नहीं पाएंगे, रिसोर्स जनरेट कर पाएंगे लेकिन उन्हीं रिसोर्स के यूज़ से जो कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं बाय द नेचर के सिवाय और कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो हमें रिसोर्स दे रहा है। While physical environment has been greatly modified by human beings, it has also in turn impacted human lives. ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि जैसे फिज़िकल एनवायरनमेंट ने को हमने ह्यूमन बींग्स के द्वारा फिज़िकल एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया गया है। खासकर आज के टाइम में आप देख सकते हैं, जब प्रिमिटिव टाइम चल रहा था तब तो ऐसा नहीं पॉसिबल था ह्यूमन बींग्स के लिए, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ने लगी तो ह्यूमन बींग्स ने बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया फिज़िकल एनवायरनमेंट को। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस ह्यूमन बींग्स ने ऐसा किया है, इन टर्न बदले में नेचर ने भी ह्यूमन लाइफ्स को बहुत इम्पैक्ट किया है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमंस का नेचुरलाइजेशन और नेचर का ह्यूमनाइजेशन, ये बहुत बार आता है एक्सप्लेन करने में, क्वेश्चन आंसर में, और ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन, असर्शन, रीज़न, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद देयर फिज़िकल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। हम सबको पता है कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नेचर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस एंड क्रिएट, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट with the help of what tools and techniques do they produce and create. ये नहीं इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन बींग्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मतलब ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि किस टूल्स और टेक्निक से वो क्या बनाते हैं, कि वो जो जो कुछ भी बना रहे हैं वो किस टूल और टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये आंसर में लिखने पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पे। ये दिखाता है कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन ग्रैस्प कर रहे हैं पढ़ के। टेक्नोलॉजी क्या दिखाता है, टेक्नोलॉजी दिखाता है कि किसी भी सोसाइटी में कल्चरल डेवलपमेंट का लेवल क्या है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट human beings were able to develop technology after they developed better understanding of natural laws. तो ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी शुरू से ही तो नहीं डेवलप कर लिए थे, धीरे धीरे उन लोगों ने डेवलप करना शुरू किया। तो उन्होंने कब टेक्नोलॉजी डेवलप शुरू किया, पहले उन्होंने बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, पहले उन्होंने नेचर के लॉज को बहुत अच्छे से समझा। जब वो उसे अच्छे से समझ लिए तब फिर उन्होंने उस हिसाब से उसके बाद टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प्ड अस डिस्कवर फायर। अब ह्यूमन बींग्स ने पहले फायर नहीं डिस्कवर किया, पहले ह्यूमन बींग्स ने थोड़ा सा समझा ये फ्रिक्शन क्या है, हीट क्या है। जब इसके कॉन्सेप्ट से वो थोड़ा क्लियर हुए उसके बाद जाके उन्होंने फायर को डिस्कवर किया।
Similarly, understanding of the secrets of DNA and genetics enabled us to conquer many diseases. इसी तरह से जब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे कि डीएनए और जेनेटिक्स के बारे में फ़ेमिलियर हुए, तब जाके फिर हमने कई डिजीज़ पे कंट्रोल पाया, क्योंकि फिर हमने कुछ सॉल्यूशंस निकाले. वी यूज़ द लॉज ऑफ एरोडाइनमिक्स टू डेवलप फास्टर प्लेन्स. अब हम किस कॉन्सेप्ट का, किस लॉ का यूज़ करते हैं? एरोडाइनमिक्स को अच्छे से समझा हमने, तब जाके हमने फास्टर प्लेन्स को डेवलप किया. यू कैन सी दैट knowledge about nature is extremely important to develop technology, and technology loosens the shackles of environment on human beings. अब आप देख सकते हैं कि नॉलेज अगर हमें नेचर के बारे में होगी, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकेंगे. मतलब कि टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए नॉलेज होनी नेचर के बारे में बहुत ज़रूरी है. और टेक्नोलॉजी जब हमारे पास डेवलप हो जाती है, तो जो इन्वायरमेंट का कुछ कंट्रोल है ह्यूमन बींग्स पे, वो धीरे धीरे कम होता जाता है. इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. अब हम पहले की बात करें, अर्ली स्टेजेस की, जब बहुत प्रिमिटिव टाइम, एंशिएंट टाइम था, तो उस टाइम जब ह्यूमन बींग्स और नेचर इंटरेक्ट करते थे, तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते थे, तो ह्यूमन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे. मतलब ह्यूमन बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर पाते थे, बल्कि नेचर इन टर्न उसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था, उसकी एक्टिविटी को. दे अडेप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर. ह्यूमन बींग्स को नेचर के डिक्टेट्स को एक्सेप्ट करना पड़ता था, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता था. दिस इज़ सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो प्रिमिटिव. अब ये क्यों था? ह्यूमन बींग्स को नेचर के हिसाब से क्यों चलना पड़ता था? क्योंकि उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी का लेवल था वो बहुत कम था, और जो ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट का लेवल था, स्टेज था, वो भी बहुत प्रिमिटिव था, बहुत पुराना था. दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर वॉज टर्म्ड एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. तो इसी को एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है? तो ये यही चीज़ है कि जब प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, जब ह्यूमन सोसाइटी बहुत प्राचीन थी, बहुत कम टेक्नोलॉजी के साथ थी, उस टाइम पे उनका इंटरेक्शन नेचर के स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ, जब नेचर बहुत पावरफुल था, अभी भी उतना ही है, लेकिन बात यह है कि हमने मॉडिफाई करके उसे वीक कर दिया. लेकिन तब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो नेचर ज़्यादा पावरफुल था और हम बहुत कम टेक्नोलॉजी के साथ लेस पावरफुल थे. तो इन दोनों का जब इंटरेक्शन होता था, तो उसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते थे. मतलब एनवायरनमेंट डिटरमाइन करेगा कि हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी होंगी. At that stage of very low technological development, we can imagine the presence of a naturalized human who listened to nature, was afraid of its fury and worshipped it. तभी तो हम देखते हैं कि पुराने समय में जो इंसान होते थे वो नेचर की सुनते थे, वो देखते थे कि हम नेचर के हिसाब से हमें अपनी एक्टिविटी को रखना है. वो नेचर के गुस्से से डरते थे. हमने बहुत बार लिटरेचर में देखा है, अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा, आप पढ़ते होंगे, तो आप जानते हैं कि बारिश से, जैसे वो इन चीज़ों से कॉन्वर्सेशन रखते थे और उनसे डरते थे, उनको एक रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से ट्रीट करते थे, क्योंकि तब हमारा जो डेवलपमेंट था वो बहुत कम था. तो उनसे हम, मतलब पहले एकदम सबसे पहले टाइम में तो हम लोग जो ह्यूमन आए थे वो डरते थे, फायर से डरते थे. वो सोचते थे ये क्या है, और बहुत ज़्यादा बारिश हो कई दिन तक, इन सारी चीज़ों से वो अवेयर नहीं थे, तो उन्हें डर लगता था. तो वो नेचर के गुस्से से डरते थे और वो नेचर की पूजा करते थे. तो जब हमारे पास बहुत कम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, तो क्या था, एक नेचुरलाइज्ड ह्यूमन था. मतलब ह्यूमन था ऐसा जो कि नेचुरलाइज्ड है, नेचर उसे कंट्रोल कर रहा है, जो नेचर की सुनता था, उसके गुस्से से डरता था और उसकी पूजा करता था. द स्टोरी इन द बॉक्स. अब यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स. ये स्टोरी जब हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा. बेंदा लिव्स इन द वाइल्ड्स ऑफ द अबुज माद एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया. बेंदा एक इंसान है जो कि सेंट्रल इंडिया के अबुज माद एरिया में के जंगलों में रहता है. हिज विलेज कंसिस्ट ऑफ 3 हट्स डीप इन द वाइल्ड्स. बेंदा का जो गांव है उसमें 3 हट्स हैं, 3 झोपड़ियां हैं जो कि बहुत अंदर जंगलों में हैं. नॉट इवन बर्ड्स और स्ट्रे डॉग्स दैट यूजुअली क्राउड विलेजेस कैन बी सीन इन दीज एरियाज़. यहाँ मतलब इतना ज़्यादा है कि ना चिड़ियाँ ही दिखती हैं, ना गली के कुत्ते ही, जो कि हमेशा गांव में मतलब रहते हैं, चिड़िया गली के कुत्ते वगैरह, ये सब भी इन एरियाज़ में नहीं दिखते हैं.
Wearing a small loincloth and armed from his axe, he slowly surveys the Penda forest where his tribe practices a primitive form of agriculture called shifting cultivation. अब ये एक छोटा सा लॉइन क्लॉथ पहनता है और अपने एक्स के साथ चलता है। एक्स इसके साथ रहती है। एक्स एक हथियार है, मतलब वो एग्रीकल्चरल टूल भी हम कह सकते हैं। और फिर वो धीरे धीरे वो यहाँ पे ध्यान देना, ये कभी कभी आ सकता है फॉरेस्ट के को और भी क्या कहते हैं, तो पेंडा दिया है। तो वो एक्स के साथ धीरे धीरे अब जो फॉरेस्ट है उसका सर्वे करता है, और जहाँ पे उसकी ट्राइब, वो पूरी कम्युनिटी जो है, तो उसकी वो ट्राइब जो है वो एक प्रैक्टिस करते हैं प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम नहीं देखते हैं कि कोई भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहा है, लेकिन पहले के टाइम में ज़्यादातर ट्राइब्स जो होते थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। तो वो कुछ लोगों के साथ कर रहा है जो कि क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो बेंदा और उसकी जो कम्युनिटी है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। बेंदा एंड हिज फ्रेंड्स बर्न स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट टू क्लियर देम फॉर कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, वो और उसके दोस्त क्या करते हैं, छोटी सी लैंड के छोटे से एरिया को, फॉरेस्ट को जहाँ पे वो है उसको वो जला देते हैं, जहाँ पे पेड़ वेड़ निकले हैं उसको क्लियर करके फिर वो वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। द ऐश इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। फिर जब वो जलाते हैं, किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो जो राख बचती है उस उससे क्या होता है, उन सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है, थोड़ी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। बेंडा इज़ हैप्पी दैट द महुआ ट्रीज अराउंड हिम आर इन ब्लूम। बेंदा खुश है कि जो उसके आसपास महुआ के पेड़ हैं, महुआ आप लोग जानते होंगे, तो वो जो उसके पेड़ हैं वो ब्लूम में हैं, मतलब अच्छे से खिले हुए हैं। हाउ लकी आई एम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल यूनिवर्स, ही थिंक्स एज ही लुक्स अप टू सी द महुआ पलाश इन सैल ट्रीज दैट हैव शेल्टर्ड हिम सिंस चाइल्डहुड। तो वो सोचता है कि मैं कितना ही लकी हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं इतने सुंदर यूनिवर्स का हिस्सा हूँ। वो जैसे ही ऊपर देखता है तो महुआ का पेड़ देखता है, पलाश का देखता है, साल ट्रीज़ देखता है, जो कि उसे बचपन से ही शेल्टर दिए हुए हैं। क्रॉसिंग द पेंडा इन अ ग्लाइडिंग मोशन, बेंदा मेक्स हिज वे टू अ स्ट्रीम। अब दिया है पेंदा मतलब फॉरेस्ट, हमने देखा, तो वो फॉरेस्ट को क्रॉस करते हुए ग्लाइडिंग मोशन में, ग्लाइडिंग मीन स्लाइडिंग मोशन में, उसे क्रॉस करते हुए बेंदा जाता है एक स्ट्रीम की तरफ। स्ट्रीम मतलब छोटी सी वाटर बॉडी एक छोटी सी। एज ही बेंड्स डाउन टू स्कूप अप अ पामफुल ऑफ वाटर, ही रिमेंबर्स टू थैंक लोई लुगी द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट फॉर अलाउिंग हिम टू क्वेंच हिज थर्स्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का एक प्रॉपर एग्जाम्पल। जैसे ही वो झुकता है कि वो एक पामफुल मतलब हथेली भर पानी ले सके, तो उसे याद आता है कि पहले उसे लोई लुगी को थैंक यू कहना चाहिए। अब आप सोचेंगे लोई लुगी क्या है, तो ये जैसे जो कम्युनिटी होती है वो अपने एक पर्टिकुलर गॉड बना लेते हैं, तो वो उस फॉरेस्ट की स्पिरिट है, उनके हिसाब से उनका नाम है लोई लुगी, जो कि इन्हें अलाउ कर रही है कि ये अपनी प्यास बुझा सकें। वो ये मानते हैं कि अगर लोई लुगी अलाउ नहीं करेगी तो हम अपनी प्यास नहीं बुझा सकेंगे। ये यहाँ पे हम इनके मतलब इनके डर को देख सकते हैं। मूविंग ऑन विद हिज फ्रेंड्स, बेंडा चूज ऑन सक्यूलेंट लीव्स एंड रूट्स। फिर आगे बढ़ते हुए अपने दोस्तों के साथ वो जो जैसे ऐसी लीव्स और रूट्स जिसमें थोड़ा मतलब जूसी टाइप होते हैं उन्हें खाता है। द बॉयज़ हैव बीन ट्राइंग टू कलेक्ट गजरा एंड कुचला फ्रॉम द फॉरेस्ट। और जो बॉयज़ हैं वो ये सब फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं अपने यूज़ के लिए। दीज आर स्पेशल प्लांट्स दैट बेंडा एंड हिज पीपल यूज़। ये बहुत अलग तरह के पौधे हैं जिन्हें बेंडा और उनके लोग यूज़ करते हैं। ही होप्स द स्पिरिट्स ऑफ द फॉरेस्ट विल बी काइंड एंड लीड हिम टू दीज हर्ब्स। वो आशा करता है ऐसे ही कि जो स्पिरिट है फॉरेस्ट की वो ऐसे ही दयालु रहेंगे और इन्हें ये हर्ब्स को यूज़ करने देंगे। दीज आर नीडेड टू बार्टर इन द मधाई और ट्राइबल फेयर कमिंग अप द नेक्स्ट फुल मून। अब दिया हुआ है कि आगे जो अगला पूर्णिमा होगा वहाँ, तो फिर उस टाइम पे क्या होगा, मधाई या फिर ट्राइबल फेयर होने वाला है, मेला जिसे कहते हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ों को ये इन्हें हेल्प करती हैं कि ये इनका एक्सचेंज करते हैं और इन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो लेते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, हम गुड्स फॉर गुड एक्सचेंज करते हैं। सी एक्सचेंज कहा जाता है, कम्युनिटी फॉर कम्युनिटी, सॉरी कम्युनिटी नहीं, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी। देन he closes his eyes and tries hard to recall what the elders had taught him about these herbs and the places they
आर फाउंड इन। फिर वो अपनी आँख बंद करता है और बहुत कोशिश करता है वो चीज़ याद करने की जो कि उसके बड़े उसे सिखाए थे कि इन हर्ब्स को और ये प्लेसेस जहाँ पे ये मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें मतलब उनके बारे में जो चीज़ें बताई थी उन्हें वो याद करने की कोशिश करता है। इनके एल्डर्स ने, पूर्वजों ने बताया था कि बड़ों ने, कि कैसे मतलब इन चीज़ों के बारे में, ये कैसे यूज़ होती हैं ये सारी चीज़ें। तो वो उसे खूब कोशिश करता है कि उसे याद आ जाए। ही विशेज़ ही हैड लिसन मोर केयरफुली। और फिर मतलब उसे दिक्कत होती है तो वो मतलब सोचता है, तो वो सोचता है मतलब एक तरह से रिग्रेट करता है कि काश उसने ज़्यादा ध्यान से सुना होता तो आज उसे याद होता। सडनली देयर इज़ अ रसलिंग ऑफ लीव्स। और अचानक से क्या होता है, पत्तियों की आवाज़ आने लगती है। आवाज़ क्या, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो पत्तियों में फ्रिक्शन होता है और उससे आवाज़ आती है। बेंदा एंड हिज फ्रेंड्स नोट इज़ द आउटसाइडर्स हु हैव कम सर्चिंग फॉर देम इन द वाइल्ड्स। लेकिन ये जो हवा, पत्तियों की आवाज़ थी, ये आंधी वगैरह से नहीं आई थी। इनकी आवाज़ आई थी इससे जब पत्तियों में फ्रिक्शन होता है, तो या तो फिर उन पत्तियों को जैसे कोई मूव कर करके हटा के आ रहा है, क्योंकि बहुत डेंस फॉरेस्ट था। तो फिर बेंदा और उसके दोस्त जान जाते हैं कि ये आउटसाइडर्स हैं, मतलब बाहर के लोग हैं जो कि उन्हें ढूंढते हुए जंगलों में आ गए हैं। In a single fluid motion, Benda and his friends disappear behind the thick canopy of trees and become one with the spirit of the forest. और एक बहुत हल्के से मोशन में, बहुत कम सेकेंड में, बेंदा उसके दोस्त क्या होते हैं, थिक कैनोपी ऑफ ट्रीज़, मतलब पेड़ जब बहुत ज़्यादा घने हो जाएं तो उनकी पूरी लेयर में छुप जाते हैं और वो उन्हीं स्पिरिट जो फॉरेस्ट की हैं उन्हीं में से एक बन जाते हैं। तो ये स्टोरी क्या दिखाती है, क्या समझ में आता है? काम भर का हमें नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का कॉन्सेप्ट हमारी ये स्टोरी ने क्लियर कर दिया है। The story in the box represents the direct relationship of a household belonging to an economically primitive society with nature. ये जो स्टोरी है बॉक्स में, ये दिखाती है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में, एक हाउस होल्ड का जो कि बहुत ही इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी से है, उसका रिलेशनशिप नेचर के साथ। रीड अबाउट अदर प्रिमिटिव सोसाइटीज़ विच लिव इन कंप्लीट हारमनी विद द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब आपको अदब और भी पुरानी ऐसी प्राचीन समय की सोसाइटीज़ के बारे में, समाज के बारे में पढ़ना है जो कि कंप्लीट हारमनी, मतलब पूरी भाईचारे के साथ रहती थी अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ। You will realize that in all such cases nature is a powerful force worshipped, revered and conserved. आपको ये एहसास होगा कि सारे केसेस में नेचर एक बहुत ताकतवर फोर्स है और उसे पूजा की जा रही है, उसकी इज़्ज़त की जा रही है, उसे बचाया जा रहा है। देयर इज़ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज विच सस्टेन दैम। यहाँ पे एक डायरेक्ट डिपेंडेंस है ह्यूमन का नेचर के ऊपर, क्योंकि उनके सिवाय और वो कहाँ से रिसोर्स लाएंगे, रिसोर्सेज के लिए जो कि उन्हें ज़िंदा रखने में हेल्प कर रहे हैं। द फिज़िकल इन्वायरमेंट फॉर सच सोसाइटीज़ बिकम द मदर नेचर। और इन सोसाइटीज़ के लिए जो फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है वो बन जाता है मदर नेचर। जो नेचर मदर, मतलब नेचर एक तरह से जो मदर है जो उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी provided soon on the channel Humanities Holistic Education.